नमस्कार। डीडी न्यूज़ के इस सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी बीना। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारतीय सशस्त्र बल के शौर्य की कहानी ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे। जयपुर में सेना का बड़ा बयान, अगली बार जवाब नहीं पूरा युद्ध क्षेत्र तय करेगा भारत। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर पाकिस्तान को भारत की 2 टूक। विदेश मंत्रालय ने कहा, सीमा पार आतंकवाद है पाकिस्तान की सरकारी नीति। कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत को है रक्षा का पूरा अधिकार। पीएम मोदी की मौजूदगी में बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार। 32 मंत्रियों ने ली शपथ। जेडीयू से 12 और बीजेपी से 14 मंत्रियों ने ली शपथ। चिराग की पार्टी से 2, मांझी और कुशवाहा की पार्टी से 1-1 बने मंत्री। बंगाल में चंद्रनाथ हत्याकांड की जांच में जुटी एसआईटी। कई आरोपी हिरासत में। मेन शूटर की तलाश तेज। डीजीपी ने कहा, फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर शूटआउट को दिया गया अंजाम। तमिलनाडु की सियासत में आया नया मोड़। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने राज्यपाल से राजभवन में की मुलाकात। राज्यपाल ने कहा, सरकार गठन के लिए आवश्यक बहुमत का है अभाव। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर पूछे गए सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आज देश ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकवादी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। इस अवसर पर नई दिल्ली में भारतीय सेना के डीजीएमओ की ओर से साझा प्रेस वार्ता भी की गई। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि ऑपरेशन सिंदूर एक संयुक्त त्रिसेवा अभियान था, जिसमें थल, वायु और समुद्री क्षमताओं का अभूतपूर्व समन्वय देखने को मिला। साझा स्थितिजन्य जागरूकता, एकीकृत खुफिया तंत्र और रियल टाइम निर्णय प्रणाली के माध्यम से इस अभियान को बेहतर तरीके से अंजाम दिया गया। Operation Sindoor was also a joint tri-services effort. It integrated land, air and maritime capabilities with shared situational awareness, common operation and intelligence pictures, and real-time decision making. Standoff precision strikes, 9 in all, 7 executed by the Indian Army and 2 by the Indian Air Force, were timed to perfection, achieved total surprise, and inflicted maximum damage in each established terror hub deep in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and heartland Pakistan, signaling that no sanctuary is safe. लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने यह भी बताया कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा। इस अभियान के दौरान इस्तेमाल किए गए उन्नत हथियारों, जिनमें मिसाइलें, रॉकेट सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों का बड़ा हिस्सा भारत में ही विकसित और निर्मित किया गया था। ब्रह्मोस, आकाश, उन्नत निगरानी एवं लक्ष्य प्रणालियों के साथ स्वदेश में निर्मित गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स ने अभियान में निर्णायक भूमिका निभाई। This balance between firm direction at the top and professional autonomy and flexibility at the operational level was a critical key to our success last year. It allowed us in the military to adapt swiftly,
to deconflict, to synchronize, and to respond decisively in a dynamic, multi-domain battlefield. Operation Sindoor underscored India's evolving whole-of-government approach, which played out in a clockwork fashion on the battlefield. The highest offices and ministries of the government, intelligence agencies, cyber and information operation institutions, border guarding paramilitary forces such as the BSF, all worked in concert with the armed forces to execute an operation which is now being widely acknowledged as the gold standard both militarily and strategically across the world. इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने यह भी बताया कि जब भी भारत के खिलाफ आतंकवाद की लड़ाई की बात आती है तो भारत के लोग एकजुट खड़े होते हैं और हमारा इरादा साफ है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये दिखाया भी है। बिहार में सम्राट चौधरी के रूप में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना है और आज सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान इस पल का गवाह बना। बिहार के मंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर मौजूद रहे। सम्राट चौधरी के कैबिनेट में आज 32 सदस्यों ने शपथ ली, जिनमें भाजपा के कोटे से 15, जेडीयू के कोटे से 13, एलजेपीपी-आर के कोटे से 2 और हम और आरएलएम के कोटे से एक मंत्री ने शपथ ली। इस मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी जगह दी गई है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक 2 दिन पहले राजनीतिक हिंसा की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी सहयोगी चंद्रनाथ राय की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में उनके कार चालक बुद्धदेव बेरा भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन्हें कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच और सीसीटीवी फुटेज से इस हत्याकांड की खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि हमलावरों ने बेहद पेशेवर तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। एक सिल्वर रंग की निशान गाड़ी दोपहर 3 बजे से ही दोपहरिया इलाके में चंद्रनाथ राय का इंतजार कर रही थी। जैसे ही चंद्रनाथ की गाड़ी एक आवासीय परिसर के पास पहुंची, पहले से खड़ी सिल्वर गाड़ी ने उनका रास्ता रोका। इसी दौरान हेलमेट पहने बाइक सवार हमलावरों का दूसरा दल गली से निकला और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि हमलावरों की गाड़ी का चालक भी एक शार्प शूटर था, जो गाड़ी से उतरकर फायरिंग में शामिल हुआ। वारदात में इस्तेमाल निशान गाड़ी पर WV74AK2270 नंबर लिखा था, जो जांच में फर्जी पाया गया। ये नंबर सिलीगुड़ी के विलियम जोसेफ की गाड़ी का है, जिसका हमलावरों ने इस्तेमाल किया। पुलिस का मानना है कि इस हत्याकांड को बाहरी शार्प शूटर्स ने स्थानीय बदमाशों की मदद से अंजाम दिया। फिलहाल एसआईटी और फॉरेंसिक टीमें घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ राय की सनसनीखेज हत्या के बाद राज्य की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। इस बीच शुभेंदु अधिकारी खुद बारासात मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंचे, जहां चंद्रनाथ के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया था। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, मैंने राज्य के डीजीपी से बात की है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। मुझे विश्वास है कि हमारी पुलिस इस मामले की तह तक जरूर पहुंचेगी। हमें उन्हें थोड़ा और समय देना चाहिए। तमिलनाडु की सियासत में आज एक बड़ा मोड़ आया, जब राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने टीवी के प्रमुख विजय को चेन्नई स्थित लोक भवन से मुलाकात के लिए आमंत्रित किया। इस बैठक के दौरान राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में
सरकार बनाने के लिए आवश्यक अनिवार्य बहुमत का समर्थन अब तक स्थापित नहीं हो पाया है। राजभवन के जनसंपर्क कार्यालय द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक राज्यपाल ने विजय को मौजूदा विधायी स्थिति से अवगत कराया। इसका सीधा अर्थ ये है कि भले ही टीवी के प्रमुख को राजभवन बुलाया गया, लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी विधायकों का जादुई आंकड़ा अभी किसी स्पष्ट गठबंधन या दल के पास नजर नहीं आ रहा। केरलम विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 3 सीटों पर जीत एक नई शुरुआत होगी। आगामी चुनाव में केरलम विधानसभा में बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों की संख्या भी बढ़ेगी। वहीं तिरुवनंतपुरम के कझाकुट्टम सीट से नवनिर्वाचित विधायक वी मुरलीधरन ने कहा कि वे ये सुनिश्चित करेंगे कि तिरुवनंतपुरम मेट्रो और उच्च न्यायालय की बेंच जैसी परियोजनाएं साकार हों। साथ ही उन्होंने इस चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर कहा कि ये आने वाले दिनों में केरल की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। This election is going to be a milestone, which I have been telling even during the campaign period, and it has proven to be true. Not only vote share, the number of seats. Now we have won 3 seats. That's going to be a major breakthrough in the political discourse in Kerala. Because till now the political discourse was bipolar. Now no more it will be bipolar. Because the voice of Bharatiya Janata Party, the nationalist school of thought, that will be aired, that will echo within the house as well as outside. केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में मुख्यमंत्री पद के लिए 3 नामों पर चर्चा के बीच कांग्रेस विधायक दल सीएलपी ने एक प्रस्ताव पारित कर आला कमान को मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। यहां पार्टी के सूत्रों ने ये जानकारी दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों मुकुल वासनिक और अजय माकन की उपस्थिति में यहां आयोजित सीएलपी बैठक के दौरान केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया गया था। फिलहाल मुख्यमंत्री पद के लिए वी.डी. सतीशन, रमेश चेन्नीथला और एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के नामों पर विचार किया जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नवनिर्वाचित विधायकों और वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया। राज्य विधानसभा चुनाव में 63 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चयन को लेकर गहन चर्चा के बीच इंदिरा भवन में बैठक बुलाई। इससे पहले आज मुकुल वासनिक और अजय माकन ने वरिष्ठ पार्टी नेताओं वी.एम. सुधीरन, के. सुधाकरन, रमेश चेन्नीथला और वी.डी. सतीशन के साथ चर्चा की। राजस्थान के बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय सीमा में अवैध घुसपैठ के आरोप में पकड़ा है। बताया जा रहा है कि सरूपे का तला इलाके से आरोपी भारत में दाखिल हुआ था। सूचना मिलने के बाद बीएसएफ ने उसे हिरासत में लेकर प्रारंभिक पूछताछ की और बाद में धनाऊ पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य के मुताबिक पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक की पहचान आवेश खान के रूप में हुई है। फिलहाल विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वह किन कारणों से भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पंजाब के रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करते हुए मोहाली और चंडीगढ़ में छापेमारी की। ये पूरी कार्रवाई सनटेक सिटी प्रोजेक्ट में हुए सैकड़ों करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़ी है। जांच एजेंसी ने अजय सहगल, एबीएस टाउनशिप्स, एल्टस बिल्डर्स और धीर कंस्ट्रक्शन समेत उनसे जुड़ी 12 लोकेशंस पर दबिश दी है। इन बिल्डरों पर आरोप है कि उन्होंने गमाडा के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर फर्जी तरीके से CLU हासिल किया।
आगरा में कथित अवैध धर्मांतरण रैकेट मामले में पुलिस और यूपी एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी है। संयुक्त टीम ने दिल्ली और राजस्थान से 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरोह सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवतियों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता था। इस मामले में अब तक कुल 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगरा पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में परवेज अख्तर, जतिन कपूर, तमजीन उर रहमान और हसन मोहम्मद शामिल है। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट का नेटवर्क दिल्ली के बाटला हाउस और शाहीन बाग तक फैला हुआ था। पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है। ऑपरेशन अस्मिता जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो एक अभियान चलाया गया, ऑपरेशन चलाया गया, उसके अंतर्गत आगरा पुलिस ने जो धर्मांतरण के अंतर्राज्यीय रैकेट का खुलासा किया था, उस रैकेट में 4 अन्य लोगों को, उससे जुड़े हुए 4 अन्य लोग जो कि दिल्ली और राजस्थान के रहने वाले थे, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और चूंकि यह एक्सपर्ट है डिजिटल दुनिया में, तो डिजिटल दुनिया में ये यंगस्टर जो लड़के लड़कियां हैं, उनको इस्लाम की ओर प्रेरित करता है धर्म परिवर्तन के लिए, और रिलीजियस कन्वर्जन में यह काफ़ी सक्रिय है। फाइनेंशियल इन लोगों के द्वारा मदद की जाती थी। जो लोग उत्तर प्रदेश के लोग रहते थे, उनको दिल्ली में कहाँ रोकना है, उनको सिम मोबाइल दिया जाता था, और गलत तरीके से लड़कों को नाम बता करके लड़कियों का या लड़कों को ये लोग धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते थे। राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में लोगों को जनगणना के प्रति जागरूक करने के लिए गृह मंत्रालय ने विशेष कदम उठाया है। जनगणना से जुड़ी जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए आज एलईडी स्क्रीन से लैस सूचना वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। गृह मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में मानसिंह रोड स्थित जनगणना भवन से इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत करते हुए भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि हमारा मकसद है कि विशेष प्रचार वाहनों के जरिए हर नागरिक को प्रक्रिया, तारीखों और भागीदारी के तरीकों की स्पष्ट जानकारी मिल सके। लोगों को जागरूक करने के लिए संचार के हर माध्यम का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक पहुँचे। उसी क्रम में आज वीडियो वैन शुरू किया गया है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के जनगणना के महत्व, उपयोगिता और इसमें किस प्रकार से सहभागिता करनी है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चाबी, दुकान की चाबी, पापा बाइक की, और घर की चाबी, ऊपर से केवाईसी पेपर्स। हर बैंक के लिए अलग अलग, कहाँ सबके लिए एक चाबी होती। एक चाबी है CKYC ID। बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट। RBI कहता है KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पंजाब के रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करते हुए मोहाली और चंडीगढ़ में छापेमारी की है। यह पूरी कार्रवाई सनटेक सिटी प्रोजेक्ट में हुए सैकड़ों करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़ी है। जांच एजेंसी ने अजय सहगल, ABS टाउनशिप्स, एल्टस बिल्डर्स और धीर कंस्ट्रक्शन समेत उनसे जुड़ी 12 लोकेशंस पर दबिश दी है। इन बिल्डरों पर आरोप है कि उन्होंने गमाडा के अधिकारियों के साथ मिली भगत कर फर्जी तरीके से CLU लाइसेंस हासिल किए और आम जनता की गाड़ी कमाई को हड़प लिया। इस मामले में नितिन गोहल का नाम भी प्रमुखता से उभर रहा है, जो कथित तौर पर इन बिल्डर्स और रसूखदार राजनीतिक चेहरों के बीच कड़ी का काम कर रहे थे। गोहल पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी फीस की चोरी कराने और प्रोजेक्ट को राजनीतिक संरक्षण दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
ईडी की इस कार्रवाई ने अब पंजाब के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि जांच की आंच अब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के करीबियों तक पहुंचती दिख रही है। दिल्ली के कैलाश कॉलोनी स्थित BMWK ऑडिटोरियम में जन समर्पण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथि, स्थानीय नागरिक एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग मौजूद रहे। समारोह के दौरान आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नवीनीकृत नेहरू प्लेस डाकघर का लोकार्पण किया, जिससे क्षेत्र की डाक एवं संचार सेवाओं को आधुनिक स्वरूप मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से डाकघर का उद्घाटन किया और इसे जनता को समर्पित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि विकास भी हो और विरासत भी हो, सेवा भाव भी हो और आधुनिकता भी हो। इंडिया पोस्ट का नया अवतार जनता के लिए समर्पित, वैसे ही भारत में हमारा डाक विभाग कश्मीर से कन्याकुमारी और भरूच से तवांग तक फैला हुआ है। देश में श्रमिक कल्याण को नई दिशा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। आज देश भर में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल की शुरुआत की गई। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के बसई दारापुर स्थित ESIC अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन कर इस पहल की शुरुआत की। इसका फायदा देश के 40 करोड़ श्रमिकों को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप नई श्रम संहिता के तहत इस स्वास्थ्य जांच पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य श्रमिकों को समय रहते स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि स्वस्थ श्रमिक ही मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है। हमारे देश के स्वास्थ्य पैरामीटर को भी इम्प्रूव करेगा। जब हेल्थ चेकअप हो जाएगा तो जो भी छोटी मोटी बीमारी सजेस्ट करी जाएगी उसका इलाज भी ESIC हॉस्पिटल में करा जाएगा। उनके लिए जो भी खर्च होगा वो भी ESIC कवरेज से ही उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, मेरा सभी श्रमिक भाई और बहनों को सादर विनंती है, अनुरोध है कि आप आइए और मोदी जी के 4 लेबर कोड के इम्प्लीमेंटेशन में जो 40 इयर्स के अबव के सभी श्रमिक का हेल्थ चेकअप को सुनिश्चित करना एक गारंटी दी गई है। एक गारंटी को पूर्ण करने के लिए आप सबका सहयोग अनिवार्य है। सरकार की इस पहल से श्रमिक बेहद खुश हैं। स्वास्थ्य जांच के बाद उन्होंने भी इस पर खुशी जताई है। सरकार की पहल बहुत अच्छी है। इससे मतलब लेबरों के लिए भी बढ़िया है। इससे पहले आज तक इतना फ्री हेल्थ कैंप नहीं चलता था, नहीं तो काम ऐसे ही चल रहा है। जब बीमारी प्रॉब्लम होती थी तभी कुछ पता लगता था, तो ये पहले पता लग जाए इसीलिए कैंप चलाया जा रहा है। जो हमारे अंदर बीमारियां हैं हमें हमारे जांच के द्वारा हमें अनुभव हो जाएगा। पहले से हम अपना उस समय शुरुआती दौर है, हम उस समय अपना इलाज कराएंगे तो हमारा आगे जाके मेंटेन हो जाएगा हेल्थ। कैंप से फ़ायदा ये होगा, अगर सर मेरी बीमारी ख़त्म हो जाएगी तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। हमें 10 साल से शुगर की बीमारी, थायराइड, हमारे अंदर अगर कोई परेशानी होगी तो उससे हमें ये जांच से पता चल जाएगा कि ये बीमारी है। उस हिसाब से हम अपनी दवा या इलाज कराएंगे। इससे पता सही अच्छा पता लग रहा है। इससे ब्लड में कोई दिक्कत हो तो उस चीज़ की सब पता लग जाती है। NSD रेपर्टरी का वार्षिक समर थिएटर फेस्टिवल 8 मई से 14 जून तक आयोजित किया जाएगा। 38 दिनों तक चलने वाले इस रंगोत्सव में 10 नाटकों के कुल 26 मंचन किए जाएंगे। महोत्सव का उद्घाटन रेपर्टरी की नवीन प्रस्तुति अक्स तमाशा से होगा, जिसका निर्देशन प्रख्यात रंग निर्देशक भानु भारती ने किया है। ये जानकारी आज NSD परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई।
एनएसडी के निदेशक चितरंजन त्रिपाठी ने कहा कि भारत रंग महोत्सव 2026 की सफलता के बाद यह आयोजन रंग प्रेमियों के लिए एक और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव होगा। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना, हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।